नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनटीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो रीट मिशन के अंदर आज जो हमारी है क्लास नंबर 3 है और टॉपिक जो है आज की क्लास में अपना कंप्लीट हो जाएगा भोजन के प्रमुख अवयव, संतुलित भोजन की कमी से होने वाले रोग। तो आज की क्लास के अंदर जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वो अपने आज है ना वो टेबल के माध्यम से अपना पूरा करेंगे और डायरेक्ट प्रश्न जो है आपको यहाँ से जो है यहाँ पर आपको प्रश्न डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और अपना मैटर कितना ऑथेंटिक है इसका मैं एक छोटा सा प्रूफ आपको बता देता हूँ कि जो सीईटी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर साइंस का जो पार्ट भी उसके अंदर था। ठीक है, तो जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो हमने मैटर करवाया था तो मैंने खुद पेपर देखा है कि जो पेपर के अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर थे 7, 8 और 9, मतलब तीनों प्रश्न डायरेक्ट अपने नोट्स में से, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि इस टाइप के नहीं, सेम वही चीज मैंने यहाँ पर बोर्ड पर करवाई है और सेम वही चीज पेपर के अंदर पूछ ली गई एज इट इज, मतलब ऑप्शन भी वहां पर चेंज नहीं थे। जैसे एक प्रश्न आया था कि क्रिस्टल या अपरूप कौन सा नहीं है, अपर रूप कौन सा नहीं है, हीरा, ग्रेफाइट, एक था फुलरिन, ठीक है, और एक था अपना हाइड्रोकार्बन। तो ये प्रश्न जो बोर्ड पर हमने बिल्कुल करवाया था, मतलब मैंने एग्जाम्पल देके बताया था कि प्रश्न जो है इस तरीके से अपने को पूछा जाएगा। और एक आ गया था कि डेटोल जो होता है, डेटोल, ठीक है, डेटोल के अंदर कौन सा जो यौगिक है वो पाया जाता है। ठीक है, ये भी अपने जो है नोट्स में से था, क्लास के अंदर जो करवाया था उसमें से ये बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा गया। एक था देखो धातु और अधातु, ठीक है, ये जो प्रश्न था बिल्कुल वैसा का वैसा सेम टू सेम जो प्रश्न है वैसा का वैसा, लाइनें भी वही, मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं, स्टेटमेंट के अंदर जो है ये प्रश्न भी यहाँ से पूछ लिया गया था। ठीक है, अब देखो, अब कुछ जो है फर्स्ट ग्रेड के पेपर में नहीं थे लेकिन अपने नोट्स के अंदर डायरेक्ट लिखे हुए हैं जो टेबल के फॉर्म के अंदर जो नेक्स्ट क्लास आएगी रोगों की उससे संबंधित पूछ लिया था कि कौन सा जीवाणु जनित, कौन सा विषाणु जनित कौन सा रोग नहीं है। तो अपने नोट से तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ने वाले हैं क्योंकि अपने जो मैटर लेते हैं वो सारा का सारा जो पहले जो आरबीएससी बोर्ड की बुक लगती थी वहां से पूरा का पूरा मैटर उठाया हुआ है। और मतलब कि जो सीईटी का फर्स्ट ग्रेड का आरबीएससी रीट का जितना भी सिलेबस है उसका क्रम जो है ना वो क्रम उसके इंडेक्स में जो दिया गया है आरबीएससी की बुक के अंदर जो इंडेक्स में दिया गया है क्रम भी चेंज नहीं है। मतलब कि फर्स्ट नंबर पर जैसे मान लो रासायनिक परिवर्तन है तो उसके अंदर भी रासायनिक परिवर्तन ही है। ठीक है, एक एक प्रश्न देखो और आया था, ठीक है, कि रासायनिक परिवर्तन होता है तो निम्न में से क्या परिवर्तित नहीं होता। कलर परिवर्तित नहीं होता, रंग और एक देखो एक क्या था, रंग में परिवर्तन, ठीक है, एक ऊर्जा का अवशोषण, ठीक है, कुछ इस टाइप से ऑप्शन थे। एक था आवाज यानी ध्वनि, ध्वनि उत्पन्न होना, मतलब इस टाइप के सेम टू सेम ऑप्शन भी जो है अपने चेंज नहीं है। और ये फर्स्ट ग्रेड की क्लास के अंदर एक दिन की क्लास थी, रासायनिक परिवर्तन एक दिन की क्लास करवाई थी और मैंने पूरा का पूरा ये एग्जाम्पल लिखा था। और जो 3 ऑप्शन थे वो मैंने बोर्ड पे लिखे थे कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये चेंजेज उसके अंदर आते हैं। वो सेम टू सेम प्रश्न अपने पड़ गया। और हो सकता है कि 2-4 दिनों में आपको ऐसा वीडियो भी देखने आ जाए, हो सकता है मैं आपको स्क्रीनशॉट के साथ में दिखाऊं कि ये अपने फर्स्ट ग्रेड में करवाया हुआ था और ये देखो पेपर के अंदर प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो कि है अपना भोजन के प्रमुख अवयव। ठीक है, अब देखो जो अपना बचा हुआ था एक तो खनिज बचा हुआ था, ठीक है, और खनिज के बाद में एक जल है, ठीक है, और एक रुक्षांश है। ठीक है, अब देखो इसको करते हैं। देखो खनिज क्या है, देखो खनिज का मतलब वैसे तो अगर आपने एसएसटी के अंदर या सामाजिक में जीके में आपने पढ़ा होगा कि खनिज वे पदार्थ होते हैं जो जमीन से निकलते हैं। लेकिन अब भोजन के अंदर वे पदार्थ जो जमीन में निकलते हैं वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे नहीं, तो इसके अंदर कुछ अलग है। देखो ठीक है, खनिज के अंदर मतलब खनिज पदार्थ से मतलब है। ठीक है, अब खनिज पदार्थ शरीर में कैसी मात्रा में चाहिए होता है, तो ये सूक्ष्म मात्रा में अपने को चाहिए होता है। कैसा? सूक्ष्म मात्रा में। ठीक है, अब देखो विटामिन सूक्ष्म मात्रा में चाहिए, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट
और एक वसा, ये अपने को और एक देखो जल, ये अपने को स्थूल मात्रा में, ठीक है, स्थूल मात्रा में मतलब अधिक मात्रा के अंदर अपने को इसकी आवश्यकता पड़ती है। देखो जो चीज, जो लाइन बता दी पेपर में प्रश्न, वो पक्का है, वो प्रश्न वहां से आएगा। जिस चीज को अपने नोट करके पढ़ते हैं ना, वहां से प्रश्न जो है वो बनाने की संभावना नहीं रहती, क्योंकि आजकल पेपर जो होता है वो होता है स्टैंडर्ड, मतलब कि जिसने स्मार्ट स्टडी की होगी वो ही वहां पर स्कोर कर सकता है। भाई जो चीजें आपने की हुई है वो तो सभी ने की हुई है, तो वो अपने पेपर को जो है इफेक्ट नहीं करेगी। तो प्रश्न ऐसा जो इफेक्ट करे, ठीक है, मतलब दिखने में सरल, लेकिन अब जैसे यहाँ से प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक है, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4, 4 में से 3 ऑप्शन यहाँ से दे देंगे, एक ऑप्शन अपने को मान लो खनिज पदार्थ दे दिए, ठीक है। तो ये चीजें अपने को बहुत छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। और रीट का जो पेपर है ना साइंस का, तो साइंस के ही टीचर बनने जा रहे हो तो पेपर अच्छे लेवल पे पूछा जाएगा, बिल्कुल एलडीसी टाइप का पेपर जो है वहां से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर पूछा जाएगा थोड़ा स्टैंडर्ड। अब देखो अब देखो खनिज पदार्थ के अंदर आता क्या है, खनिज पदार्थ, ठीक है। खनिज पदार्थ के अंदर देखो पदार्थ तो वही आएंगे जो जमीन से निकाले जाते हैं, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में, ठीक है। जैसे क्या आ गया, सोडियम आ गया, ठीक है, पोटेशियम आ गया, ठीक है, कैल्शियम आ गया, ठीक है। आप देखो फास्फोरस, देखो लोह, लोह पदार्थ ही आ जाते। देखो ये आपने देखा भी होगा और नहीं देखा होगा तो देखो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, आपको याद आ जाएगा कि देखो लोह पदार्थ क्या होते हैं, जो आयरन होता है, आयरन किस में होता है, पालक में होता है। तो पालक क्यों खाते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर लोह पदार्थ की आवश्यकता होती है, इसलिए वहां पर लोह आपने देखा होगा। अब देखो एक देखो आपने क्या आता है, आयोडीन भी होता है, आयोडीन, ठीक है। अब आयोडीन जो नमक होते हैं उनके अंदर, टीवी के अंदर कई ऐड भी आपने देखे होंगे कि मतलब आयोडीन युक्त नमक, क्यों, तो आयोडीन शरीर के लिए आवश्यक होता है, और नहीं लेते तो क्या होता है, उससे रिलेटेड फिर होती है बीमारियां। अब बीमारियों के बारे में भी अगली स्लाइड के अंदर अपने यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और देखो बीमारियां इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा का पूरा अगला जो टॉपिक है ना बीमारियों के ऊपर है। और 10वीं क्लास के अंदर वो जो टॉपिक था वो पूरी किताब का सबसे बड़ा टॉपिक था और सबसे हार्ड टॉपिक था, क्योंकि हर टॉपिक में से उसके रोगजनक जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। फिलहाल अपने को इस टॉपिक में रोगजनक याद नहीं करने, अगले टॉपिक में पूरा रोगजनक वगैरह पूरा याद करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये है पदार्थ अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। मतलब अल्प मात्रा में किसकी जरूरत होती है, तो खनिज पदार्थ की अल्प मात्रा में जरूरत होती है, ठीक है। अब जैसे एक वो जर्दा खाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, चूना होता है, चूना हमारी हड्डियों के लिए अच्छा होता है, ठीक है। तो अल्प मात्रा में लेना तो चूना भी अपने यूजफुल है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर प्रमोट कर दिया तो अब आप सारे वो चूने वाला पदार्थ वो खाना स्टार्ट कर दे, ठीक है। मतलब वो अलग अलग जगह से अपने को क्या है प्राप्त होते हैं। देखो ये अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब अकार्बनिक का मतलब अगर आप साइंस वाले हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि अकार्बनिक का मतलब होता है जिसके अंदर कार्बन यूज नहीं होता, मतलब विदाउट कार्बन। देखो जमीन से क्या क्या निकलता है, जमीन से जैसे मान लो सबसे मेजर चीज है कोयला निकलता है। अब कोयला तो अपने खाने के पदार्थ के अंदर नहीं होता, इसीलिए बोला है कि ये पदार्थ अकार्बनिक होते हैं, मतलब कि कार्बन वाले, क्योंकि कार्बन वाले वे पदार्थ होते हैं जो जनरली जो जल जाते हैं उसके अंदर कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। मतलब अकार्बनिक पदार्थ होंगे, और वो कौन कौन से होंगे, देखो कैल्शियम होगा, हड्डियों को मजबूत करता है, सोडियम होगा, फास्फोरस होगा और लोह आदि होंगे। अब अगर इनकी कमी हो शरीर के अंदर हो जाती है तो फिर अपने को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और कौन कौन सी बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो अब देखते हैं। अब देखो यहां पर अपने को दिए गए हैं खनिज पदार्थ, ठीक है। ये खनिज पदार्थ है, कैल्शियम, लोहा, फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम एवं पोटेशियम, ये अपने को क्या दिए गए, खनिज पदार्थ दिए गए। यहाँ पर इन खनिज पदार्थों का कार्य क्या होता है, देखो खाली पेपर के दृष्टिकोण से याद होना जरूरी नहीं है, ये तो अपने को जनरल नॉलेज भी होना चाहिए कि कौन सी चीज क्यों खाते हैं। भाई साइंस सब्जेक्ट के हैं और इसके बारे में अपने को नॉलेज नहीं है, मतलब अपने सब्जेक्ट का भी अपने को बिल्कुल प्राथमिक नॉलेज भी नहीं है कि कौन सा काम हम क्यों कर रहे हैं, तो फिर हम तो अनपढ़ के बराबर है, ठीक है। इसलिए अपने को ये चीज पता होनी चाहिए कि इनके क्या क्या कार्य होते हैं। देखो पेपर में जो आएंगे वो खनिज पदार्थ दे देंगे, ठीक है, अभाव से कौन सा रोग होता है वो दे देंगे, लेकिन अपने को इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज में कौन सा पदार्थ होता है। अब जैसे देखो कैल्शियम है, कैल्शियम आपने जनरली सुना होगा कि
हड्डियों के अंदर जो है कैल्शियम अपना यूजफुल होता है, हड्डियों को अच्छा बनाता है। छोटे बच्चों को कैल्शियम की गोलियां दी जाती है, गर्भवती महिलाओं को कैल्शियम की गोली दी जाती है। क्या कारण है? देखो कारण क्या है, हड्डियों तथा दांतों का बनना। मतलब देखो बच्चों को क्यों देते हैं, बच्चों को कैल्शियम देंगे तो वो क्या होगी, उनके अंदर दांत जो बनने का निर्माण कार्य स्टार्ट होता है, उसके लिए उनको दिया जाता है कैल्शियम दिया जाता है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में तंत्रिकाओं तथा दांतों और पेशियों के लिए आवश्यक, मतलब दांत और हड्डियों के अलावा किसमें, तंत्रिकाओं के लिए। अब देखो तंत्रिकाएं क्या होती है, तंत्रिकाएं वे जो शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। जैसे मान लीजिए कोई गर्म चीज के हाथ लगाया, गर्म चाय के हाथ लगाया तो हाथ जल जाएगा, फिर ये जो तंत्रिकाएं होंगी वो दिमाग को संकेत देगी कि यहां से अपने को क्या करना है, हाथ हटाना है। तो कैल्शियम किस चीज में यूज है, हड्डियों और दांतों के बनने के अंदर यूज आता है, ये चीज अपने को याद करनी है। अब देखो कैल्शियम के स्रोत कौन कौन से हैं, मतलब कि अगर कैल्शियम की अगर अपने अंदर कमी है तो अपने को जो है क्या क्या पदार्थ जो है वो आहार लेने चाहिए। एक चीज मैंने आपको बताया था कि दूध जो है, दूध के अंदर सभी चीजें होती है, दूध में आयरन भी है, दूध में वसा भी है, दूध में कार्बोहाइड्रेट भी है। अब देखो अगर पिछली फर्स्ट क्लास से अगर आप देख रहे हैं तो इन सब चीजों का मतलब आपको पता लग गया होगा। भाई अगर पेट भर रहा है, दूध पीने से पेट भर रहा है, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट है। दूध पीने से उसके अंदर अगर चिकनाई आपको महसूस होती है, इसका मतलब उसके अंदर वसा है। ठीक है, दूध पीने के बाद में अब देखो दूध तथा दूध के उत्पाद, मतलब दूध से संबंधित जो भी चीजें हैं उसमें क्या होता है अपना, उसमें अपना कैल्शियम होता है। ठीक है, अब दूध के अंदर कौन सा, दूध के अंदर प्रोटीन कौन सा होता है, ये आपको उत्तर जो है आपको देना है कि दूध के अंदर प्रोटीन कौन सा है। ये जो मैं आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि दूध के अंदर एक प्रोटीन होता है, वो कौन सा प्रोटीन होता है। अब देखो आहार के स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो दूध, दूध के उत्पाद, ठीक है, इनसे तो मिलता है अपने को कैल्शियम। उसके बाद में देखो मछली, मांस, हरी सब्जियां, ब्रोकली, अनाज, इन सब से अपने को क्या मिलता है, इन सब से कैल्शियम मिलता है। तो कैल्शियम की सबसे ज्यादा अच्छे स्रोत है वो दूध व दूध के उत्पाद है। उसके अलावा हरी सब्जियां हैं, उसके अलावा जो ब्रोकली मतलब कि जो ये एक गोभी की तरह होती है, ठीक है, और अनाज इसके अच्छे स्रोत है। अब देखो इससे रोग कौन से होंगे। ठीक है, देखो कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम किससे संबंधित है, हड्डियों से संबंधित है, हड्डियों से संबंधित। हड्डियों से कौन सा विटामिन, हड्डियों के लिए विटामिन डी, विटामिन डी। अब ये कैसे याद आएगा भाई, सबसे बचपन में सबसे पहले पढ़ा था कि सूर्य से अपने को विटामिन डी मिलता है, खट्टी चीजों से विटामिन सी मिलता है। तो विटामिन डी किससे, सूर्य के प्रकाश से, मतलब विटामिन डी से हड्डियां मजबूत होती है। ठीक है, विटामिन डी से अपनी क्या होती है, हड्डियों से संबंधित है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, मैंने क्या याद कराया था, डी आर, मतलब विटामिन डी से, आर से रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स। अब देखो एक चीज कि क्या कैल्शियम और विटामिन डी एक ही चीज नहीं है, क्योंकि कैल्शियम से भी हड्डियों पे प्रभाव पड़ता है, विटामिन डी की कमी से भी हड्डियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, मतलब विटामिन डी और कैल्शियम दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब देखो तो विटामिन डी से अपने को डी आर रिकेट्स रोग होता है, तो कैल्शियम की कमी से भी अपने को क्या रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हड्डियों से रिलेटेड रोग होते हैं। तो एक बुढ़ापा जैसे जैसे आने लगता है तो अपने हड्डियों के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। तो दो रोग हैं, एक तो देखो अपने याद कर चुके हैं डी आर, रिकेट्स, ठीक है, एक है ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है, अगर याद नहीं होता है ये शब्द तो देखो इसमें दो देशों के नाम हैं, एक ऑस्ट्रिया और एक मलेशिया। ठीक है, दो जो है देशों की इसमें नाम है। देखो एक तो डी आर से रिकेट्स और एक है ऑस्ट्रियो मलेशिया। ठीक है, मतलब एक है ऑस्ट्रियो, एक है मलेशिया। ठीक है, अभी भी याद नहीं होता, थोड़ा सा और विजुअलाइजेशन करवा देता हूं। ठीक है, मेंडल जो थे, मेंडल कहाँ के रहने वाले थे, मेंडल रहने वाले थे ऑस्ट्रिया के, और ये मलेशिया आपको अपने आप याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो
अब देखो इनके लक्षण क्या है, हड्डियों का नरम पड़ जाना, विकृतियां, हड्डियों में दर्द और दांतों के इनेमल की हानि। मतलब दांतों की इनेमल जो होता है, दांतों के ऊपर जो ऊपरी परत जो होती है, चमक जो होती है, वो खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया दांतों के इनेमल की हानि। ठीक है, उसके बाद में देखो विकृतियां, कईयों के देखे होंगे पैर हड्डियां वगैरह जो होती है वो मुड़ी हुई होती है, क्यों होती है, विटामिन डी की कमी से, या फिर मैं कहूँ कि कैल्शियम की कमी से वो रोग हो जाता है। ठीक है, तो विकृतियां आ जाती है हड्डियों के अंदर। ठीक है, और उसके अलावा हड्डियों में दर्द रहना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हड्डियों में दर्द रहना मतलब विटामिन डी की कमी। नाम जब भी हड्डियों का आए तो विटामिन डी, और विटामिन डी किससे संबंधित है, तो कैल्शियम से संबंधित है। उसके बाद में देखो लौह अयस्क, मतलब जो शरीर के अंदर क्या होता है, लौह पदार्थ जो होता है उसके बारे में बात की जा रही है। फिर कहीं ना कहीं इंडिविजुअली ये सारी चीजें आपने कहीं पढ़ी हुई है, लेकिन अब क्या है, सारी की सारी चीजों को एक साथ लेकर आ गए, जिससे क्या है कि पूरा पूरा नॉलेज अपने को यहाँ पर हो जाए। अब देखो लौह पदार्थ, खनिज का नाम है लौह पदार्थ। अब ये कहाँ पर होता है, देखो हीमोग्लोबिन जो होता है अपना, ठीक है, हीमोग्लोबिन का बनना किसके ऊपर निर्भर करता है, हीमोग्लोबिन का बनना जो होता है लौह पदार्थ के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, देखो ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। देखो हीमोग्लोबिन मतलब जैसे आपने सुना होगा कि ब्लड जो होता है, ठीक, उसमें क्या होता है, एचबी होता है, एचबी हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन कैसे बनता है, ये लोह लोह जो पदार्थ होता है शरीर के अंदर, उस पदार्थ से मिलकर बनता है। ठीक है, अब देखो शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन अच्छा होगा तो ऑक्सीजन का फ्लो भी अच्छा होगा। तो देखो यहाँ पर क्या दिया, ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करते हैं, ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। इसीलिए जब किसी की खून की कमी होती है तो उसको खाने के अंदर पालक और कीवी बताया जाता है। तो कीवी क्या है, कीवी तो अगर एक सप्ताह अगर हम खा लेते हैं तो 1 यूनिट खून जो है अपना वहां पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो पालक, ये देखो पालक जो है ये सबसे ज्यादा अच्छा स्रोत है लोह, लोह शरीर के अंदर बढ़ाने का। और लोह बढ़ेगा तो क्या बनेगा, बढ़ेगा, एचबी बढ़ेगा। अब एचबी मतलब क्या होता है, खून होता है। एचबी का मतलब क्या होता है, खून होता है। और खून का क्या कार्य होता है, देखो खून एक लिक्विड है। ठीक है, तो खून वैसा ही काम करता है जिस तरीके से अपने शहरों के अंदर जो बस काम करती है एक जगह से दूसरे स्थान लेकर जाने का, किसको, इंसान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य बसें करती है। उसी तरीके से मनुष्य के शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो एक इंसान की तरह वो एक जगह पड़ी रहती है। अब ले जाने का कार्य कौन करता है, मतलब कि वो ब्लड करता है, या फिर कौन करता है, एचबी करता है। अगर एचबी अच्छा है तो ऑक्सीजन का प्रवाह भी अच्छा होगा। ठीक है, तो यही लिखा गया, देखो ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट, अब देखो ये एचबी कैसे बढ़ाया जा सकता है, या दूसरी भाषा में मैं कहूं कि लोह मतलब कि आयरन शरीर के अंदर कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखो सबसे बेस्ट जो है ये है पालक। ठीक है, ये है पालक। मतलब जब हम पालक खाते हैं तो अपने को बिल्कुल ये चीज महसूस होती है कि इसके अंदर आयरन की मात्रा काफी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, आयरन की मात्रा इसमें अच्छी है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या आता है, हरी पत्तेदार सब्जियां, मतलब जैसे पालक है हरी पत्तेदार सब्जी है, इसी तरीके से जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं सारी की सारी अपने यूजफुल है। उसके अलावा देखो मूंगफली, अनाज और गुड़। हाँ, एक ये बताया जाता है कि जो मूंगफली और जो गुड़ होता है इनको अगर साथ में खाया जाता है, खाने के बाद में अगर खाया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा एचबी बढ़ाते हैं, मतलब एचबी बढ़ाने में बहुत अच्छे सहायक होते हैं। ठीक है, तो गुड़ और चना या ऐसा कुछ बोला जाता है कि गुड़ और मूंगफली या फिर गुड़ और चना अगर साथ में लिया जाता है तो वो एचबी के बहुत ज़्यादा अच्छे स्रोत होते हैं। एक पालक हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, गुड़ हो गया, गुड़ के साथ में मूंगफली हो गया और अनाज हो गया। ठीक है, ये तो हो गए अपने वेज के अंदर। अगर नॉन वेज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर देखो लीवर, मतलब कोई भी जानवर लो उसको पहले मारो, फिर उसका जो लीवर होता है उसके अंदर अपने क्या होता है, अपने लोह लोह जो है काफी अच्छी मात्रा में होता है। और अंडा जो है, अंडे के अंदर तो देखो प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, और लोह जो है वो भी काफी अच्छी मात्रा में होता है। ठीक है, अब देखो ये सबसे ज्यादा याद रखने वाले रोग जो है आपको हर तरीके से अच्छी तरीके से याद रखने पड़ेंगे। भाई एनीमिया रोग कैसे होता है, एनीमिया रोग होता है रक्त की कमी के कारण से। और रक्त किससे संबंधित है, रक्त लोह से संबंधित है। मतलब जैसा कि आपको पढ़ाया था कि हीमोग्लोबिन का बनना किसके ऊपर निर्भर करता है, लोह पदार्थ के ऊपर जो है, आयरन के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आयरन कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन का मतलब ब्लड कम होगा, ब्लड कम होने को क्या कहते हैं, एनीमिया या फिर
रक्तता जो है, रक्त की कमी का रोग ये अपने को हो जाता है। अब देखो, अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर ब्लड की कमी होगी तो शरीर जो होगा वो लाल की जगह कैसा पड़ना स्टार्ट होगा, हो जाएगा, पीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। देखो चेहरा पीला पड़ना, ठीक है, वजन घट जाता है, भूख ना लगना और जल्दी थक जाना। देखो जल्दी थक जाने के ऊपर तो मैं आपको बताता हूं कि आपके शरीर के अंदर जितना आपका एचबी है आप उतने घंटे जो है वो काम कर सकते हैं। जैसे बाबा रामदेव है, बाबा रामदेव का एचबी 17 है, तो वो 17 घंटे काम कर सकते हैं। अब मैं मेरी बात करूं तो मेरा एचबी है वो 15.3 है, तो मैं जो है 15 घंटे जो है मैक्सिमम कार्य कर सकता हूं। तो जितना ज़्यादा एचबी होगा उतनी ज़्यादा कार्य क्षमता होगी, मतलब एचबी के ऊपर हमारी थकान निर्भर करती है, ठीक है। तो अब देखो, भूख ना लगना, जल्दी थक जाना, चेहरा पीला पड़ना और वजन घट जाना, ठीक है। तो जैसे ही लो नाम शब्द आए, हीमोग्लोबिन दिमाग में आना चाहिए। हीमोग्लोबिन किससे संबंधित है, ये तो रक्त से संबंधित है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन की कमी से अपने को अरक्तता रोग हो जाएगा। अरक्तता रोग मतलब जिसमें खून की ही कमी है, उसके अंदर हमेशा ही थकावट बनी रहती है, और खून की कमी है तो चेहरा पीला रहेगा, और चेहरा पीला रहेगा तो क्या हो जाएगा, वजन घटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखो फास्फोरस, ठीक है। अब देखो फास्फोरस क्या है, ये फास्फोरस भी थोड़ा थोड़ा मिलता किससे संबंधित है, मतलब कैल्शियम और फास्फोरस जो है दोनों एक ही पदार्थ में होते हैं। तो फास्फोरस से संबंधित देखो, देखो कैल्शियम भी हड्डियों से संबंधित है, फास्फोरस भी किससे संबंधित है, हड्डियों और दांतों का बनना किससे संबंधित है, ठीक है, हड्डियों का बनना भी फास्फोरस से संबंधित है, ठीक है। अब देखो, जैसा कि कैल्शियम और फास्फोरस दोनों एक ही जैसे स्रोत है, तो अब आहार और स्रोत के अंदर भी क्या होंगे, वो भी एक जैसे ही होंगे, ठीक है। देखो दूध सभी के अंदर आएगा, तो दूध यहाँ पर भी है। अनाज किस में था, कैल्शियम में था, तो अनाज इसके अंदर ही भी है। हरी पत्तीदार सब्जियां, उसमें कैल्शियम भी है और उसमें फास्फोरस भी है। और सब्जियां, नट्स और बाजरा और मीट, मतलब कि बाजरा के अंदर क्या होता है, फास्फोरस की मात्रा होती है। अब देखो सब चीजें सेम है, कैल्शियम के अंदर और फास्फोरस के अंदर सब चीजें सेम है, कार्य भी सेम है, तो बीमारियां भी सेम होगी। तो देखो रिकेट्स और ऑस्ट्रियोमेलेसिया किस किस से, देखो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों से क्या होते हैं, रिकेट्स और ऑस्ट्रियोमेलेसिया रोग होता है। अब सेम चीजें हो जाएगी, हड्डियां नरम पड़ना, टांगों का मुड़ जाना, सीने के बीच में उभार आ जाना। हाँ ये चीज है, देखो सीने के बीच में उभार आना स्टार्ट हो जाता है, ऊपर से जो हड्डियां होती है वो इस तरीके से होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये था फास्फोरस के लिए। अब देखो, अब है आयोडीन, ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होगा। देखो आयोडीन क्या है, देखो आयोडीन की कमी से थायराइड बीमारी या फिर गलगंड बीमारी हो जाती है। ये बचपन में हमने पढ़ा था कि जहाँ गला फूलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, ये रोग हो जाता है। कौन सा रोग है, देखो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, और थायरोक्सिन हार्मोन मतलब थायराइड बीमारी होने वाली है, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी का मतलब उसमें थायराइड बीमारी होने वाली है। अब जिसको भी देखो, थायराइड एक ऐसी ग्लैंड है जो सभी के सभी हार्मोन्स को नियंत्रित करती है। मतलब अगर किसी में थायराइड की प्रॉब्लम है, इसका मतलब सभी की सभी चीजें इफेक्ट होने वाली है, मतलब उसका दिमाग का विकास तक है वो भी वहां पर रुक जाता है। तो देखो थायरोक्सिन हार्मोन का उपापचयी नियंत्रण, मतलब नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है अपना आयोडीन, ठीक है। उसके बाद में देखो थायरोक्सिन हार्मोन का उपापचय नियंत्रण वृद्धि, शरीर की वृद्धि करने में भी सहायक है, तथा मानसिक क्षमता का नियंत्रण करने में भी सहायक है। इसका मतलब अगर इनकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, अगर इनकी कमी हो जाती है तो अपने को जो है देखो ये रोग हो जाएगा, ग्वाइटर या घेंगा रोग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कमी किसकी, आयोडीन की कमी, तो आयोडीन युक्त चीजें लो। आयोडीन किसके अंदर होता है, आयोडीन युक्त नमक। ये दूरदर्शन पर एक पहले ऐड आता था, मतलब कि जो एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो ऐड आता था कि आयोडीन युक्त नमक, निरमा सुपर नमक, ऐसा कुछ करके आया करता था। तो ये देखो आयोडीन युक्त नमक, ठीक है। और देखो अब आयोडीन किस किस के अंदर होता है, जहां पर नमक होगा वहां पर आयोडीन होगा। नमक कहां पर होता है, समुद्र के अंदर होता है। तो समुद्री जीव को खाने से भी, समुद्री आहार जो भी हैं वो सभी के सभी आयोडीन युक्त है। अब वो समुद्री मछली भी हो सकती है, समुद्री अदर जो शैवाल होते हैं वो भी वहां पर जो है आयोडीन युक्त होते हैं। देखो इसके अंदर मछली है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, तो ये सब क्या है, आयोडीन के जो स्रोत है। याद क्या करने हैं, याद हमें इनकी बीमारियां करनी है, इनसे होने वाली बीमारियां अपने को याद करनी है। और कई बार ये जो है ये आहार भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है।
अब देखो रोग कौन सा है, ग्वाइटर रोग या फिर घेंगा रोग हो जाता है। अब देखो थायराइड ग्रंथि का फूल जाना, ठीक है, इनके रोग व लक्षण क्या है, थायराइड ग्रंथि का फूल जाना, शारीरिक तथा मानसिक वृद्धि में ह्रास। देखो थायराइड ग्रंथि मैंने आपको बताया कि सभी की सभी बीमारियों को, हार्मोन को नियंत्रित करने वाली थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। अगर थायराइड अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो सभी की सभी बीमारियां होने के चांस रहेंगे, और दिमागी विकास भी है वो भी अपना क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, मतलब कि रुक जाएगा। अब देखो सोडियम एवं पोटेशियम, ठीक है, सोडियम एवं पोटेशियम ये क्या करता है, देखो शरीर में पानी सामान्य मात्रा में रख रखाव करना, तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायक। मतलब पानी से संबंधित क्या है, तो पानी से संबंधित है सोडियम एवं पोटेशियम। देखो अगर आपने 10वीं के अंदर साबुन और अपमार्जक पढ़े हैं तो उसके अंदर एक अशुद्धि पढ़ते हैं, सामान्यतः वो अशुद्धियां होती है सोडियम व पोटेशियम के लवण बनाते हैं, ऐसी कोई लाइन आपने पढ़ी होगी। तो पानी के अंदर पानी से संबंधित जो एलिमेंट है, वो खनिज पदार्थ है, वो सोडियम व पोटेशियम होता है, ठीक है, सोडियम व पोटेशियम। उसके अलावा देखो शरीर में पानी की सामान्य मात्रा का रखरखाव करना, तंत्रिका आवेगों के संचरण में सहायक है। तो कौन संचरण में कौन सहायक है, सोडियम व पोटेशियम। उसके बाद में देखो ये कहां से अपने को मिल सकता है, सोडियम व पोटेशियम। देखो सोडियम कहां से होता है, NaCl पढ़ते हैं, ठीक है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, मतलब नमक के अंदर क्या होता है, सोडियम होता है, तो सामान्य नमक। मुर्गे के अंदर होता है, मतलब मुर्गे के अंदर क्या होता है, सोडियम व पोटेशियम होता है। उसके अलावा मछली के अंदर होता है, उसके अलावा फल के अंदर होता है, अनाज के अंदर होता है, अंडे के अंदर होता है, पालक, दालें व आलू, दही, इन सब चीजों के अंदर होता है। मतलब कि पालक जो है, पालक के अंदर 3 चीजें, सोडियम व पोटेशियम भी होता है, ठीक है। उसके अलावा देखो लोह पदार्थ जो है, आयरन भी होता है उसके अंदर, ठीक है। और उसके अलावा उसके अंदर देखो, उसके अलावा जो है इसके अंदर देखो, उसके बाद में देखो रक्त, जो बीमारी कौन सी होती है, देखो उच्च रक्तदाब, मतलब बीपी की जो प्रॉब्लम जो रहती है उसके अंदर सबसे ज्यादा सजेस्ट किया जाता है सोडियम व पोटेशियम युक्त चीजें जो है वो अपने को सजेस्ट की जाती है, जिससे क्या शरीर के अंदर पानी की मात्रा पूरी बनी रहे। देखो आपने सुना होगा कि नमक ज्यादा खाने से रक्तचाप बढ़ जाता है, इसलिए उसको नमक कम किया जाता है। क्यों कम किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर सोडियम व पोटेशियम की मात्रा जो है वो असंतुलित हो जाती है, तो उच्च रक्तदाब हो जाता है और सूजन जो है शरीर के अंदर आना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा परासरण दाब में गड़बड़ी, परासरण दाब आपको पता होगा कि आपने साइंस के हैं तो आपने पढ़ा होगा कि परासरण दाब का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में देखो अब इससे बीमारियां के लक्षण क्या है, देखो एक तो ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, थकावट एनी टाइम, ये थकावट डिपेंड करती है कि बीपी हाई है या फिर लो है। लो होता है तो वो सुस्ती सुस्ती सी बनी रहती है, ठीक है, तो थकावट हो जाती है, भूख लगना बंद हो जाता है, और गंभीर कुपोषण के, भाई भूख लगना बंद हो जाती है, इसके कारण से वो गंभीर कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और उल्टियां होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखो ये सब चीजें जो है अपने को यहाँ पर याद करनी पड़ेगी, ये जो चीजें हैं वो पूरी अच्छे से याद करनी पड़ेगी। अगर पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये खनिज है, ये अभाव से होने वाले रोग है, ये अपने को पूरा का पूरा याद करना है। अब देखो नेक्स्ट जो है जल, देखो जल जो शरीर के अंदर होता है वो हाई मात्रा में, मतलब कि ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, स्थूल मात्रा में, स्थूल मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो कितना पाया जाता है, ये शिशु के अंदर 75% और वयस्क के अंदर 60%, मतलब लिक्विड की शरीर के अंदर कितनी मात्रा है, बच्चा है तो उसमें 75% है और वयस्क है तो उसके अंदर 60% जो है वो होता है। क्योंकि देखो कार्य क्या होते हैं, ये खाद्य पदार्थों का परिवहन, भाई लिक्विड शरीर के अंदर नहीं होगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, या फिर लिक्विड कहें या फिर खून कहें, खून के अंदर भी कुछ ना कुछ पानी की मात्रा होती है, ठीक है। इसलिए खाद्य पदार्थों का परिवहन करने के लिए क्या होता है, पानी की आवश्यकता होती है, और भोजन के अच्छे पाचन के लिए जो है अपने को जल की आवश्यकता होती है। आजकल एक मिथ जो है वो फैलाया जा रहा है कि खाना खाने के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए 2 घंटे तक। अगर खाना खाने के बाद में 2 घंटे तक पानी नहीं पीते तो वो डाइजेशन की समस्या लॉन्ग टाइम में अपने को रहनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि देखो पेट के अंदर जो अपने शरीर के अंदर क्या होता है कि पेट के अंदर अपने HCl पाया जाता है, ठीक है।
अब HCl क्या है? HCl एक प्रकार का एसिड है, अम्ल है, जो खाने को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, अगर आपने पानी नहीं पीते तो ये क्या करता है? ये खाने को पचाना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे पानी न पीने के कारण से HCl के बनने की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, फलस्वरूप अपने को एसिडिटी मतलब गैस की प्रॉब्लम रहना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए खाना खाने के बाद में थोड़ा बहुत ही सही, पर पानी थोड़ा बहुत पीना चाहिए, जिससे क्या है कि भोजन जो पचने में सहायता करता है और HCl की मात्रा का वो कम कर देता है। मतलब कि HCl जो एसिडिटी है, एसिडिटी होने की संभावना उसके अंदर कम हो जाती है। अब देखो, अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन। भाई शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थ कैसे निकलेंगे? मान लो जैसे पसीना है, शरीर के अंदर लिक्विड ही नहीं है तो पसीना बाहर कैसे निकलेगा? मतलब कि अपशिष्ट पदार्थ कैसे बाहर निकलेंगे? शरीर का ताप का नियमन। ठीक है, शरीर का ताप संतुलन का कार्य भी कौन करता है? वो अपना जल करता है। अब देखो रुक्षांश क्या है? रुक्षांश में सेल्यूलोज मुख्यतः होता है। रुक्षांश में क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। अब रुक्षांश क्या होते हैं? जो सलाद होती है ना, सलाद, इसके अंदर अपने रुक्षांश की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अब रुक्षांश के अंदर क्या होता है? वो सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज किसके अंदर होता है? पेड़ पौधे व पत्तियों के अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है। अगर सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा होती है तो हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कि फूल, पत्तियां, पेड़ की छाल, ये सब कौन खाते हैं? ये जानवर खाते हैं, इंसानों को खाते हुए कभी नहीं देखा होगा। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर सेल्यूलोज को पचाने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि हाई डाइजेशन जो है वो जानवरों का होता है, इंसानों का उतना डाइजेशन अच्छा नहीं होता है कि जो पेड़ पौधों की पत्तियों को भी पचा सके। तो सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, अब देखो भुट्टा व दलिये के अंदर रुक्षांश पाया जाता है। अब देखो रुक्षांश पाया जाता है, इसका मतलब फिर सेल्यूलोज का पाचन कैसे हो गया? वो सेल्यूलोज का पाचन नहीं हुआ, ये बहुत कम मात्रा के अंदर इसके अंदर सेल्यूलोज पाया जाता है। इसलिए जैसे आपने सुना होगा कि जब पेट की प्रॉब्लम चलती है तो उनको हल्का खाना बताया जाता है, या तो उनको बताया जाता है कि उनको दलिया खाने के लिए बताया जाता है, या फिर रेशेदार चीजें जैसे होती है, सलाद होती है, वो उनको खाने के अंदर बताई जाती है। उसका कारण क्या है? ये खाने के अंदर डाइजेशन को अच्छा करते हैं, डाइजेशन जो है उसको सुधारते हैं। ठीक है, भुट्टा व दलिये में क्या होते हैं? रुक्षांश होते हैं। ठीक है, यहां तक जो है अपना रुक्षांश जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखो एक चीज और है, जैसे शरीर के अंदर किसको कितना भोजन करना चाहिए, ठीक है, वो आधार पर यहाँ पर आवश्यक कैलोरी बताई गई है। ठीक है, आवश्यक कैलोरी जो है यहाँ पर बताई गई है। देखो बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा है 2 से 6 साल तक का, और एक है 7 से 12। देखो 2 से 6 साल वालों को 800 से 1200 कैलोरी, 800 से 1200 कैलोरी। ठीक है, 800 से 1200 कैलोरी मतलब ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो एक रोटी जो होती है वो 450 से 600 कैलोरी की होती है। मतलब एक रोटी जो होती है वो 450 से 600 कैलोरी होती है। ठीक है, तो अब देखो बच्चे के अंदर 800 से 1200 कैलोरी, मतलब 2 रोटी जो है वो अगर बच्चा 2 से 6 साल तक अगर खाता है तो उनकी पूरी पूरी कैलोरी मिलती है। अब देखो 7 से 12 वर्ष वाले, 7 से 12 वर्ष वाले देखो लगभग कितनी? 4 रोटी, मतलब 3 से 4 रोटी जो होती है वो 1800 से 2000 कैलोरी वहां पर उनको ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, अब देखो किशोर, किशोर को कितनी? 2500 कैलोरी। ठीक है, अब देखो ये शहरी और ग्रामीण अलग अलग होता है। ये है 2500 कैलोरी। ठीक है, अब शहरी जो होता है वो होता है 2000 कैलोरी। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण जो होते हैं थोड़े से हार्ड वर्कर होते हैं तो उनको ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो याद क्या करना है? किशोर को कितनी चाहिए? तो 2500 कैलोरी चाहिए होती है। अब वयस्क हो जाते हैं, तो वयस्क जो होता है उनकी शरीर की मेटाबॉलिज्म जो होता है, मतलब कि जो पाचन होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, इसके कारण से उनको चाहिए 2400 कैलोरी। ठीक है, लगभग अपने को याद रखना है कि 2400 से 2500 कैलोरी जो है एक वयस्क इंसान को या फिर एक किशोर इंसान को जरूरत होती है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है यहाँ पर अपना पूरा का पूरा A to Z, कोई भी एक भी लाइन इसके अंदर जो रही हुई नहीं है, सारा का सारा टॉपिक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। पूरा NCERT जो है और पूरा RBSC बोर्ड की जो भी किताबें थी, पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास आएगी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रोग एवं रोग जनक जो है वो अपने करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको अपने पढ़ने वाले हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।